अहमद अल-शारा की कहानी एग्जाइल में शुरू होती है। 1982 में सऊदी अरब के रियाद में सीरियाई रिफ्यूजी के घर पैदा हुए। उनका परिवार 1967 में इजराइल के कब्जे के बाद गोलान हाइट्स से डिस्प्लेस्ड हो गया था। उसने नुकसान की एक लेगेसी को आगे बढ़ाया जिसने उनके वर्ल्ड व्यू को शेप दिया। दमिश्क लौटकर अहमद चुपचाप और स्टडी में लगे रहते थे। शहर के गहरे इतिहास और बाथिस्ट दमन के बीच के तनाव को अब्सॉर्ब करते थे, जिससे उनमें इनजस्टिस की फीलिंग बढ़ती गई। रेजिम का कंट्रोल और रिलीजियस कंजर्वेटिज्म उन पर दबाव डालता रहा। उनके परिवार के खोए हुए घर की कहानी एक जिंदा शिकायत बन गई और ऑप्रेसिव स्टेट लाचारी की रोज की याद दिलाता रहा। अहमद का एनालिटिकल माइंड जवाब ढूंढता था, चुपचाप इस बिलीफ को नर्चर करता था कि डायरेक्ट एक्शन एक मोरल इंपेरेटिव था। रेडिकलिज्म के बीज गुस्से में नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन में बोए गए थे। इराक पर 2003 का अमेरिकी हमला अहमद के लिए टर्निंग पॉइंट था। वह इराक में घुस गए, इंसर्जेंसी में शामिल हो गए और अब्बू मोहम्मद अल-जोलानी, द वन फ्रॉम द गोलान, का नाम अपनाया, जिससे उनका कॉज पर्सनल और पॉलिटिकल हो गया। 2006 में अमेरिकी फोर्सेस द्वारा पकड़े जाने के बाद उन्होंने अबू ग्रैब जेल में 5 साल बिताए, जो रेडिकलाइजेशन के लिए एक क्रूसिबल था। वहां उन्होंने फ्यूचर के जिहादी लीडरों के साथ नेटवर्क बनाया, ओन ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजी सीखी। जेल, जिसे उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाया गया था, ने इसके बजाय उनके रिजॉल्व को मजबूत किया और उनके कनेक्शंस को बढ़ाया। अल-जोलानी सिर्फ एक फाइटर के रूप में नहीं बल्कि एक बड़े स्ट्रगल के विजन वाले लीडर के रूप में उभरे। सेल उनका क्लासरूम बन गया। वह एक डेडिकेटेड स्टूडेंट थे। रिलीज होने पर वह अगले चैप्टर के लिए तैयार थे। 2011 में जब सीरिया में रिवोल्ट शुरू हुआ तो अल-जोलानी ने अराजकता का फायदा उठाकर जबाहत अल-नुसरा की स्थापना की, जिसे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक का समर्थन मिला। नुसरा जल्दी ही एक डिसिप्लिन्ड, इफेक्टिव फोर्स बन गया, जिसने अल-कायदा के प्रति अपनी वफादारी का वादा किया और फॉरेन फाइटर्स और फंडिंग को अट्रैक्ट किया। अल-जोलानी ने ग्लोबल जिहादी एम्स को लोकल सपोर्ट के साथ बैलेंस किया, अपने फाइटर्स को कम्युनिटीज में एम्बेड किया और सर्विसेज प्रोवाइड की। इस डुअलिटी ने नुसरा को एक खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप और कुछ सीरियाई लोगों के लिए अराजकता के बीच ऑनर्डर का एक सोर्स दोनों बना दिया। वेस्ट ने सिर्फ एक टेररिस्ट थ्रेट देखा, लेकिन ग्राउंड पर रियलिटी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। अल-जोलानी के प्रैग्मेटिज्म ने एक पावरफुल बेस बनाया, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता गया। नुसरा की ताकत बढ़ी, लेकिन उसका आइसोलेशन भी बढ़ा। ग्रुप का फ्यूचर और अल-जोलानी का बैलेंस में लटका हुआ था। 2016 तक आइसिस का उदय और फॉरेन इंटरवेंशन ने नुसरा के अल-कायदा के टाइज को एक लाइबिलिटी बना दिया। अल-जोलानी ने पब्लिकली टाइज खत्म कर दिए, जबाहत फतेह अल-शाम के रूप में रीब्रांड किया, फिर दूसरे फैक्शंस के साथ मिलकर हयात तहरीर अल-शाम HTS बनाया। यह ज्यादा सीरियाई और कम ग्लोबल जिहादी दिखने के लिए एक कैलकुलेटेड मूव था। इडलिब में पावर को कंसोलिडेट कर रहा था। HTS ने राइवल्स को कुचल दिया और नॉर्थ वेस्ट सीरिया में डोमिनेंट फोर्स बन गया। HTS के लीडर के रूप में अल-जोलानी इडलिब के डी फैक्टो रूलर बन गए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की देखरेख करते हुए और स्टेबिलिटी को प्रोजेक्ट करते हुए। वह टैक्सेज के जरिए अपने रूल को फंड करते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसे एक्सटॉर्शन मानते हैं। हाल ही में अल-जोलानी ने खुद को रीब्रांड किया है, सूट्स में दिखाई दे रहे हैं और वेस्टर्न मीडिया को लुभा रहे हैं लेजिटिमेसी की तलाश में। वह खुद को एक प्रैग्मेटिक लीडर के रूप में पेश करते हैं, न कि जिहादी के रूप में। क्या यह ट्रांसफॉर्मेशन जेन्युइन है या पावर के लिए एक कैलकुलेटेड बिड?